हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ लैंडमार्क जजमेंट। लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज में हमारी बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी जो है उससे रिलेटेड केस लॉ चल रहे हैं। इससे पहले हम शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह को स्टडी कर चुके हैं। वीडियो अभी तक नहीं देखी तो चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज जाकर जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको आज का केस समझ में आएगा। जो आज का केस गोलकनाथ का केस है, ये केस का बैकग्राउंड समझिए। हमें पता है 1951 से जमींदारी अबोलिशन से रिलेटेड अलग अलग एक्ट आने लगे थे और उनका विरोध भी होने लगा था। जमींदार विरोध करने लगे थे। हमें अच्छे से पता है जिसकी प्रॉपर्टी जाएगी उसे तो नुकसान होगा तो वो जाएगा कोर्ट की शरण लेगा। तो ये सब शुरू होने लगा था और उस वक्त राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था। तो जो जमींदार थे उन्हें लगने लगा कि हमारी जो फंडामेंटल राइट है उसको जो है हमसे छीना जा रहा है, ये एक्ट बना करके। तो बस यही चीजें थी। उस चीज को इफेक्ट देने के लिए, उस चीजों को निश्चित करने के लिए जो लेजिस्लेचर थी वो क्या कर रही थी, अलग अलग अमेंडमेंट ला करके पावर लेकर के आ रही थी। कहां पर? सेंट्रल के हाथ में, और जुडिशरी से पावर जो है वो जा रही थी। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा था। गोलकनाथ के केस में क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको कहा जी कि केस लो जो चल रहे थे पहले हमने पढ़े वो भी इनसे रिलेटेड ही थे कि जो जमींदारी अबोलिशन रिफॉर्म हो रहे थे उनमें क्या हो रहा था। दोनों के जो केसेस हमने पहले पढ़े थे उसमें तो ये कहा गया था कि जो सेंट्रल है, मतलब कि जो लेजिस्लेचर है उसके पास पावर है कि वो अमेंडमेंट करके लॉ बना सकती है। वो अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स में भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको पिछले जो केस लॉ था सज्जन सिंह वाला केस, उसमें ये बात कही थी कि दो जो जजेस थे, रिस्पेक्टेड जजेस थे, वो इनके जो बाकी की मेजोरिटी थे उनसे अलग इत्तेफाक रखते थे कि इस तरीके से अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता फंडामेंटल राइट में, क्योंकि मेजोरिटी इस चीज में इत्तेफाक नहीं रखती थी। तो डिसीजन किया गया कि अमेंडमेंट किया जा सकता है लेजिस्लेचर के द्वारा फंडामेंटल राइट्स में भी। अभी जो गोलकनाथ का केस है बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसने जो थी पहले वाली केस की जो नींव रखी थी यहाँ उस पर दीवार खड़ी कर दी। कैसे? गोलकनाथ के केस में क्या हुआ, 1953 में एक एक्ट आया पंजाब में, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर्स एक्ट 1953। उस एक्ट के जरिए भी यही हुआ कि लैंड जो ओनर्स थे उनसे प्रॉपर्टी ली जा रही थी। दो भाई थे जलंधर में जिनकी 500 एकड़ जमीन है। 500 एकड़ जमीन कितना मतलब रखती है? 500 एकड़ जमीन थी। उनकी जमीन को उनसे लेकर के ये कहा गया कि आप सारी जमीन नहीं रख सकते, 30-30 एकड़ जमीन मिलेगी और उसमें से बाकी की जमीन बचेगी वो आपके टेनेंट्स को जाएगी और बाकी जो जमीन होगी वो सरप्लस के तौर पे मान ली जाएगी। अब ये इस चीज को जब कहा गया तो ऑब्वियस ही बात है किसकी इतनी जमीन जाएगी तो उसे कितना नुकसान होगा, उसके मतलब मैं अगर साधारण भाषा में कहूं तो दिल पे कितना जोर पड़ेगा। तो दोनों भाई कोर्ट्स में गए, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो वहां पर जब सुनवाई हुई उस दौरान कुछ इश्यूज पहले अराइज हुए। पहली बात जो पेटिशनर्स की बात थी वो ये कह रहे थे अमेंडमेंट की बात हो रही है, तो वहां पर अमेंडमेंट क्या जो लॉ है वो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट क्या लॉ है, मतलब दोनों सेम चीजें हैं या अलग अलग है। पहली चीज ये थी। दूसरी चीज थी पेटिशनर का ये कहना था कि जो लेजिस्लेचर है वो अमेंडमेंट नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट्स में, और इस जो एक्ट है पंजाब में जो एक्ट आया है इस एक्ट की वजह से उनके जो राइट है आर्टिकल 19 का को क्लोज 1 का सब क्लोज F और सब क्लोज G वो इन्फ्रिंचमेंट हो रहा है। यानी राइट टू हैव प्रॉपर्टी और राइट टू हैव बिजनेस, राइट टू डू बिजनेस, ये जो दो राइट्स हैं उनको इन्फ्रिंचमेंट किया जा रहा है और फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट किया जा रहा है, ये नहीं हो सकता। तो इसी बात को इस केस में डिसाइड किया गया। अल्टीमेटली ये सब उस वक्त तक की, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, उस वक्त तक की सबसे बड़ी बेंच थी, 11 जजेस की बेंच थी, जिसमें 6:5 की मेजोरिटी से ये हेल्ड हुआ। क्या हेल्ड हुआ कि जो दोनों चीजें हैं, अमेंडमेंट की बात करो और लॉ की बात करो, तो जब हमने बात करी आर्टिकल 13 की और आर्टिकल 368 की, तो आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट की बात हुई है वो ऑर्डिनरी पावर की बात हुई है। ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल पावर दे दी जा रही है लेजिस्लेचर को और वो अमेंडमेंट के नाम पे फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट कर डाले। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होता रहा तो क्या होगा? इस तरीके से तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जब हमने बात की, जो उन्होंने जो सोच करके फंडामेंटल राइट्स को रखा था, वो एक दिन क्या होंगे, वो एक तरीके से टोटलिटेरियन हो जाएगा, एक एनार्किज्म आ जाएगा, तो वो चीज नहीं अलाउ की जा सकती। तो इस केस में यही बात हेल्ड हुई थी कि फंडामेंटल राइट्स को लेजिस्लेचर जो है वो अमेंड नहीं कर सकती है। इस जो केस में बात हेल्ड हुई जो मेजर हमें समझने वाली है कि लेजिस्लेचर जो है फंडामेंटल राइट्स में अमेंड नहीं कर सकती है। और जब हमने बात करी है कि अमेंडमेंट की, ऑर्डिनरी लॉ की बात करें या अमेंडमेंट की बात करें, तो कहने का मतलब ये था कि जब आर्टिकल 13 में कोई लॉ बनता है, कोई कानून बनता है, तो वो कानून जो होगा वो
वो कानून ऐसा नहीं हो सकता कि फंडामेंटल राइट को वो अब्रिज करे। यानी गवर्नमेंट लेजिस्लेचर कोई ऐसा एक्ट नहीं बना सकती, कुछ भी ऐसा कानून नहीं लेके आ सकती, कुछ भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकती है जिससे कि फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज किया जाए। तो गोलकनाथ के केस में ये हेल्ड हुआ था, इसीलिए ये केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है। उसके बाद केशवानंद भारती का केस आया, जो कि हम नेक्स्ट अपनी क्लास में लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद एक पूरा हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस अभी तक हमने पढ़े हैं रिगार्डिंग बेसिक स्ट्रक्चर, उसको फिर से एक बार एनालिसिस करेंगे ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। वैसे तो मैंने कहना छोड़ दिया है, बट फिर भी मेरा आज लगा मुझे मैं बोल दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल कोई कहता नहीं था, आप सुनते नहीं है। कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को और शेयर भी कर दिया करो। थैंक यू सो मच।